ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में अपन ने एक आइसोमर पढ़े थे डी एंड एल, इंडिकेट करा था स्मॉल डी एंड स्मॉल एल से। जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं उसको आप डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, जिसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं उसको अपन लेवो रोटेटरी बोलते हैं, उसको अपन स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। एक अलग टाइप का कॉन्फ़िगरेशन और आता है अपने पास, उस कॉन्फ़िगरेशन को कहते हैं डी एल, यानी कि कैपिटल डी एंड कैपिटल एल। डी और एल का कोई मीनिंग नहीं है, डी और एल दो टाइप के आपके पास आइसोमर्स होंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन को अपन कहते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। तो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में डी क्या है, एल क्या है, कैसे अपन किसी कंपाउंड को डी से डिनोट करते हैं, क्यों अपन किसी कंपाउंड को एल से डिनोट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि देखेगा कि अगर आपके पास किसी कंपाउंड में हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप अगर राइट हैंड साइड में है तो उसको आप क्या कहोगे, डी आइसोमर, और लेफ्ट हैंड साइड में तो उसको अपन क्या कहेंगे, एल आइसोमर। लाइक आपके पास ऐसा आ गया OH, यहाँ पे आ गया आपके पास H, ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ गया CH। तो ये इसका कौन सा आइसोमर हो जाएगा, ये डी आइसोमर। एल आइसोमर कौन सा होगा इसका, OH H CH। ये इसका कौन सा आइसोमर हो जाएगा, एल आइसोमर, बिकॉज यहाँ पे जो OH ग्रुप है वो कहाँ प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड, ठीक है ना। आपके राइट हैंड साइड में हो गया ना ऐसा OH, ये साइड प्रेजेंट हो गया। यहाँ पे जो OH है वो कहाँ प्रेजेंट है, LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर OH राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है तो उसको आप डी आइसोमर कहोगे, लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है तो उसको अपन कौन सा आइसोमर कहेंगे, एल आइसोमर। तो सर और भी कोई एग्जांपल है, जरूर। तो जैसे ये NH2 आ गया, ये H आ गया, ये जो NH2 वाला ग्रुप है ये कहाँ प्रेजेंट है, RHS में, तो इसको आप कौन सा आइसोमर कहोगे, डी आइसोमर। और ये NH2 वाला ग्रुप जो है LHS में प्रेजेंट है तो इसको अपन कौन सा आइसोमर कहेंगे, एल आइसोमर। तो इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन को आप क्या कहते हो, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कहते हो, जिसमें डी एल कॉन्फ़िगरेशन आता है। डी कौन सा है, ये आपके पास अगर OH ग्रुप या NH2 ग्रुप राइट हैंड साइड में प्रेजेंट हो तो उसको आप कौन सा आइसोमर कहते हो, डी आइसोमर। और वो अगर लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट हो तो उसको अपन कौन सा आइसोमर कह देंगे, एल आइसोमर। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया कि एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण से अगर किसी कंपाउंड में 50% स्मॉल डी एंड 50% स्मॉल एल कैरेक्टर हो तो उसको आप कौन सा मिक्सचर कहते हो, रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। मीजो कंपाउंड मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं, वो कंपाउंड जिसमें इंटरनल कंपनसेशन के कारण से 50% डी और 50% एल कैरेक्टर हो उसको आप क्या कहते हो, मेजो कंपाउंड्स कहते हैं, है ना। और ये आपके पास एक अलग टाइप का कॉन्फ़िगरेशन आता है जिसको रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इसमें एक तो डी आता है और एक आपके पास एल आता है। डी क्या हो गया कि अगर हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप जो है वो राइट हैंड साइड, यानी कि जैसे OH है ये राइट हैंड साइड हो तो उसको डी कहेंगे, इसको अपन क्या कहेंगे, एल कहेंगे। यहाँ NH2 राइट हैंड साइड में है तो उसको डी कहेंगे, यहाँ NH2 लेफ्ट हैंड साइड में है तो उसको आप क्या कहोगे, एल कहोगे। आइए आगे चलते। नेक्स्ट देखते हैं नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स
कि कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स का फॉर्मेशन होता है। देखिएगा आप फर्स्ट देखिएगा, इफ मॉलिक्यूल इज एसिमेट्रिकल, यानी कि टर्मिनल ग्रुप जो है वो अगर आपके पास डिफरेंट हो तो उसको एसिमेट्रिकल कहते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आता है अपने पास, 2 की पावर n। कि सर n क्या है, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ किरेल कार्बन। n आपके पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ किरेल कार्बन 2 की पावर n। कि सर एग्जाम्पल, जरूर। तो जैसे आपके पास आ गया CH3 CH, यहाँ पे आपके पास किरेल कार्बन कितने हो गए, किससे 2 हो गए। कौन कौन सा, एक तो ये रहा और एक ये रहा, दोनों को स्टार से शो कर देते हैं। ये दोनों आपके पास क्या है, किरेल कार्बन के। सर किरेल कार्बन क्या होता है, वो कार्बन एटम जिसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट हो उसको आप कौन सा कार्बन कहते हो, किरेल कार्बन कहते हो। वो कार्बन एटम जिसकी चारों वैलेंसी आपके पास क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसको अपन क्या कहते हैं, किरेल कार्बन कहते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ किरेल कार्बन कितने हैं, 2। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर 2 आपके पास टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स के कितने होंगे, 4 होंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। इफ मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल अगर आपके पास सिमेट्रिकल हो तो 2 कंडीशन आती है। पहली कंडीशन, n इक्वल्स टू आपके पास इवन नंबर। n आपके पास क्या हो गया, नंबर ऑफ किरेल कार्बन। ओके, किरेल कार्बन अगर आपके पास इवन नंबर में हो तो क्या करेंगे, और किरेल कार्बन अगर आपके पास ऑड नंबर में हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिएगा, DL आइसोमर, यानी कि जो प्लेन पोलराइज लाइट को या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो वो कितने होंगे, 2 की पावर n-1। मेजो कंपाउंड्स, मेजो कंपाउंड्स कितने होंगे, 2 की पावर n/2 -1। ये आपके पास क्या रहेंगे, मेजो कंपाउंड। आपको कुछ टोटल कितने होंगे, टोटल दोनों ऐड कर देने, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1 को ऐड करोगे तो आपके पास टोटल आइसोमर आ जाएंगे। सेकेंड कंडीशन क्या आती है, सेकेंड कंडीशन कि अगर n जो है वो आपके पास ऑड नंबर में, n जो है वो आपके पास क्या हो, ऑड नंबर में। n अगर ऑड नंबर में हो तो कैसे पता करेंगे कि कितने आइसोमर का फॉर्मेशन होगा। तो सर पहले इसका एग्जांपल बता दो, तो आइए इसका एग्जांपल देख लेते, पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि आपके पास जैसे आ गया, ये कंपाउंड आ गया। आपके पास क्या है कि यहाँ पे भी एक किरेल कार्बन है और यहाँ पे भी एक किरेल कार्बन, 2 किरेल कार्बन। ठीक है, आपको DL आइसोमर कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, 2
2 की पावर -1, तो 2 की पावर कितना आ गया आपके पास 1। 2 की पावर 1 का मतलब क्या हो गया, 2 आइसोमर ऐसे होंगे जो डीएल आइसोमर होंगे, ठीक है ना। मेसो कंपाउंड का कितने मेसो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, तो देखिएगा 2 की पावर 2 -1, 1 -1, 2 की पावर 0 यानी कि 1 आपके पास मेसो कंपाउंड होगा। ये आपके पास क्या होगा, मेसो कंपाउंड। एक बार OH यहाँ और ये वाला OH अगर यहाँ आ जाए और H यहाँ आ जाए तो वो क्या शो कर देंगे आपके पास, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, यानी कि 50 डीएल आइसोमर जो है वो 2 तो आपके पास डीएल आइसोमर का फॉर्मेशन होगा और एक आपके पास मेसो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, और टोटल आइसोमर आपके पास कितने होंगे, 3। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने होंगे आपके पास, 3। सीधे सीधे फॉर्मूले अप्लाई करने अपने को, फॉर्मूले अप्लाई करेंगे तो अपने पास नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स आ जाएंगे ना। सेकंड कंडीशन देखिएगा, n इक्वल्स टू आपके पास ऑड नंबर, ऑड नंबर यानी कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, है ना। किरियल कार्बन आपके पास ऑड नंबर में प्रेजेंट हो तो कैसे कैलकुलेट कर, तो डीएल आइसोमर कैसे देखेंगे, डीएल आइसोमर, तो डीएल आइसोमर के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला आएगा, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1 बाई 2 माइनस आपके पास क्या रहेगा, 1, माइनस ये पावर में है, ठीक है ना। माइनस आपके पास क्या रहेगा, 1। मेसो कंपाउंड, यहाँ माइनस मेसो कंपाउंड 2 की पावर n-1 बाई 2 -2, ये मेसो कंपाउंड होंगे। तो टोटल आइसोमर कितने हो जाएंगे आपके पास, टोटल आइसोमर हो जाएंगे 2 की पावर n-1। तो सर एग्जांपल जरूर, CH3 CH Cl 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 CH3, टर्मिनल ग्रुप सेम है कि सब सेम है, किरियल कार्बन 1 2 3 किरियल कार्बन है एकदम, तो और नंबर में है, हाँ है। तो देखिएगा 2 की पावर 3 -1 माइनस 2 की पावर 3 -1 अपॉन 2 माइनस आपके पास 1, यानी कि 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 बाई 2, 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0, तो 4 -1 आपके पास कितना हो गया, 3 तो आपके पास क्या रहेंगे, डीएल आइसोमर रहेंगे, 3 अपने पास क्या रहेंगे, डीएल आइसोमर। नेक्स्ट देखिएगा 2 की पावर n-1 बाई 2, 2 की पावर 3 -1 बाई 2 -1, 2 की पावर 1 -1 यानी कि 2 की पावर 0, 1 आपके पास क्या रहेंगे, 1 आपके पास रहेंगे मेसो कंपाउंड, और टोटल आइसोमर कितने बनेंगे, ये आपके पास टोटल आइसोमर बनेंगे। ओके, तो ऐसे क्या करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर जितने भी है, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके ये फॉर्मूले अपने को याद रखना है, अपने को देखना है कि कितने किरियल कार्बन है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ किरियल कार्बन you can calculate the number of total optical isomer as well as geometrical isomer। geometrical isomer के लिए क्या चाहिएगा, n की जगह आपके पास डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे n क्या आ जाएगा, आपके पास किरियल कार्बन आ जाएगा वहां पे, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है सिमेट्रिकल के लिए, एसिमेट्रिकल के लिए, ऑड के लिए, इवन के लिए, वो मैंने आपको बता रखा था। वहां पे n क्या था आपके पास, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ किरियल कार्बन। तो अगर आपको आइडेंटिफाई करना आता है कि किरियल कार्बन कितने हैं, तो आप इजीली बता सकते हो कि कोई भी कंपाउंड है उसके कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म अपनी कंप्लीट हुई, है ना। ऑप्टिकल किसका पार्ट था, ऑप्टिकल अपना पार्ट था कॉन्फ़िगरेशनल का। कॉन्फ़िगरेशन में 2 थे, एक आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और एक आपके पास ऑप्टिकल आइसोमरिज्म।
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या क्या देखा था अपन ने कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अपन ने डिस्कस करा था सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर के बारे में, ई जेड नोमेनक्लेचर के बारे में और सिन एंटी नोमेनक्लेचर के बारे में। अगर यहाँ बात करें ऑप्टिकल में, तो ऑप्टिकल में अपन ने क्या देखा, प्लेन पोलराइज लाइट के बारे में देखा, डीएल देखा है ना, एनेंशियोमर देखा, डायस्टेरियोमर देखा, कैसे कोई कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्या क्या उसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट ना हो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट ना हो, या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट ना हो, यानी कि कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट नहीं होगी तो ही कंपाउंड क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। कंपाउंड के पास किरेल कार्बन होना चाहिए, अगर किरेल कार्बन नहीं होगा तो भी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। फर्स्ट उससे पहले क्या था कि अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए, अगर सुपर इम्पोज हो जाएगा अपने मिरर इमेज पे तो भी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, है ना। और उसके बाद कैसे कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स को, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक जो है वो अपना खत्म हो चुका है। नेक्स्ट चलेंगे अपन अभी कॉन्फॉर्मेशन पे, ठीक है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म को क्यों डिस्कस करते हैं? कॉन्फ़िगरेशन में क्या था कि मैंने कहा कि जब भी किसी कंपाउंड में एलिमेंट्स के बीच में, एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड हो, मल्टीपल बॉन्ड हो, तो वहां पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रेजेंट होता है। और ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अपन कौन सी आइसोमेरिज्म के बारे में स्टडी करते हैं? अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। अब अपने पास है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है कि अगर आपके पास दो एलिमेंट के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो क्या होगा कि एक को आप फिक्स रख के दूसरे को रोटेट कर सकते हैं। एक एटम को, एक एलिमेंट को आप फिक्स रख के दूसरे का आप क्या कर सकते हो, रोटेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे फ्री रोटेशन प्रेजेंट होता है बिटवीन द एलिमेंट्स। तो ड्यू टू फ्री रोटेशन आपके पास कौन सी आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होती है? आपके पास कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होती है, जिसमें क्या रहता है, आपके पास फ्री रोटेशन प्रेजेंट होता है। बिकॉज यहाँ पे दो एलिमेंट के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। जैसे ही डबल बॉन्ड आएगा तो कौन सा रोटेशन होगा, आपके पास रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। और अगर सिंगल बॉन्ड हो तो आपके पास कौन सा रोटेशन होता है, फ्री रोटेशन प्रेजेंट होता है। यानी कि मैं इसको फिक्स रख के इसको क्या कर सकता हूँ, रोटेट के। सर कैसे? देखिएगा, तो मैंने यहाँ जो एटम था उसको फिक्स रखा, इसको फिक्स रख के इसको मैं रोटेट करूंगा, तो रोटेट करते ये ग्रुप क्या आ जाएगा आपके पास, ऊपर नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रहता है कि जब भी दो एलिमेंट के बीच में या दो एटम के बीच में, किसी भी कंपाउंड में दो एलिमेंट के बीच में अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो वहां पे फ्री रोटेशन प्रेजेंट होता है। और ड्यू टू फ्री रोटेशन आपके पास कौन सी आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होती है, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होती है। कौन सी आइसोमेरिज्म रहेगी आपके पास, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। इसमें रोटेशन कितने भी करवा सकते हैं, जैसे ये आपके पास है, आपने रोटेशन करवाया अलग अलग एंगल से, यानी कि 0 से लेकर के 180 तक आप कितने भी रोटेशन करवा सकते, 180 या 360 तक कितने भी रोटेशन करवा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे बार बार अलग अलग आइसोमर्स का फॉर्मेशन होता है। और अपन जो आइसोमर्स पढ़ेंगे इसमें कौन कौन से पढ़ेंगे, एक तो अपने पास रहेगा एक्लिप्स, और एक आपके पास क्या रहेगा, स्टेगर्ड। एक कौन सा आइसोमर रहेगा, एक्लिप्स, और सेकंड आपके पास कौन सा रहेगा, स्टेगर्ड। तो सर एक्लिप्स क्या होता है, स्टेगर्ड क्या होता है? तो देखिएगा, एक्लिप्स और स्टेगर्ड की बात करें अगर, कि ये आपके पास एक कार्बन एटम है और पीछे वाला भी कार्बन, ये एक कार्बन है और ये कार्बन, दोनों आपके पास क्या है, कार्बन। ये फ्रंट वाला कार्बन और यहाँ पे ये बैक वाला कार्बन ना, फ्रंट और बैक। यहाँ पे ये ग्रुप और यहाँ पे एक ग्रुप, ठीक है। अगर इन दोनों ग्रुप के बीच में अगर एंगल जो है वो अगर 0 डिग्री रहता है,
तो वो कौन सी फॉर्म होती है? एक्लिप्स्ड फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती होगी आपके पास? एक्लिप्स्ड फॉर्म। कि आपके पास दो कार्बन एटम आपको दिख रहे हैं, ये एक कार्बन एटम और एक ये कार्बन एटम, दोनों कार्बन एटम, इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है और यहाँ से ये ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पे ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, चाहे आप हाइड्रोजन मान लीजिए चाहे कुछ और मान लीजिए। यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन के बीच में, यानी कि इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन बी के बीच में जो बॉन्ड एंगल, सॉरी जो एंगल है वो आपके पास 0 डिग्री। तो 0 डिग्री एंगल है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? दोनों के बीच में रिपल्शन मैक्सिमम होगा। रिपल्शन मैक्सिमम होगा तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? आपके पास मैक्सिमम हो जाएगी और इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। तो इस फॉर्म को अपन कौन सी फॉर्म कहते हैं? कि सर इस फॉर्म को अपन एक्लिप्स फॉर्म कहेंगे, बिकॉज द एंगल बिटवीन द बोथ द हाइड्रोजन एटम इज 0, जिसको अपन डाइहाइड्रल एंगल कहते हैं। तो डाइहाइड्रल एंगल अगर आपके पास 0 डिग्री हो तो वहां पे रिपल्शन ज्यादा होता है। रिपल्शन ज्यादा होने के कारण से एनर्जी भी ज्यादा होती है और स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और उस फॉर्म को अपन कौन सी फॉर्म कहते हैं? एक्लिप्स फॉर्म कहते हैं। सेकंड अपने पास आती है स्टेगर्ड। स्टेगर्ड ये ऐसे था, पहले मैंने इस पीछे वाले कार्बन एटम को रोटेट करवा दिया, अब ये ऐसे हो गया। यानी कि दो सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स के बीच में, एटम्स के बीच में बॉन्ड एंगल क्या हो गया? इंक्रीज। के सर कैसे? मैंने कहा पहले ये ऊपर वाला था और यहाँ पे भी ये ऊपर वाला था, दो सेम टाइप के आपके पास क्या थे? एटम थे। दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो 0 डिग्री था। मैं अगर ये जो ऊपर है उसको मैं नीचे कर देता हूँ, ये अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल आपके पास क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो गया तो रिपल्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। रिपल्शन डिक्रीज हो जाएगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। और एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और इस फॉर्म को अपन कौन सी फॉर्म कहते हैं? स्टेगर्ड फॉर्म कहते हैं। तो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में अपन दो फॉर्म की स्टडी करते हैं। फर्स्ट फॉर्म अपने पास आती है एक्लिप्स और सेकंड फॉर्म अपने पास आती है स्टेगर्ड। एक्लिप्स में आपके पास जो डाइहाइड्रल एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है, यानी कि यहाँ पे रिपल्शन जो है वो क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा और एनर्जी भी मैक्सिमम रहेगी और स्टेबिलिटी क्या होगी? मिनिमम। स्टेगर्ड की बात करें, स्टेगर्ड का मीनिंग क्या होगा? कि दो सेम टाइप के ग्रुप एक दूसरे के मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो। मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो तो उसको अपन कौन सी फॉर्म कहते हैं? स्टेगर्ड फॉर्म। तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगी तो रिपल्शन क्या हो जाएगा? आपके पास मिनिमम। और रिपल्शन मिनिमम हो गया तो एनर्जी क्या हो जाएगी? मिनिमम। और स्टेबिलिटी क्या रहेगी आपके पास? मैक्सिमम। The staggered form is much more stable than the eclipse form because in staggered form the repulsion between the same type of atom is minimum and in eclipse form the repulsion between the same type of atom is maximum, because in eclipse form dihedral angle is 0 degree or in staggered form the dihedral angle is 60 degree और 90 degree, जो भी अपने पास आएगा उसके अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे। ओके देखिएगा, एक्लिप्स और स्टैगर्ड की अपन स्टडी करते हैं आगे। एक्चुअली में जब अपन ये पढ़ते हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में तो दो टाइप के फॉर्मूला पढ़ने पर फर्स्ट अपने पास आता है सोहार्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सोहार्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सोहार्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है? देखिएगा, ये दो कार्बन एटम, ये फ्रंट साइड वाला कार्बन एटम और ये बैक साइड वाला कार्बन, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये आपके पास दो कार्बन एटम, ये फ्रंट साइड वाला और ये आपके पास कौन सा? बैक साइड वाला। तो सोहार्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला में क्या रहता है? ये है फ्रंट साइड वाला कार्बन और ये बैक साइड वाला कार्बन। ये क्या है सर? यहाँ हाइड्रोजन जुड़े हुए, यहाँ ये मान लीजिए HA और यहाँ पे भी ये ले लीजिए HA, ठीक है। यहाँ पे आपके पास HB और ये भी आपके पास HB, ये HC और ये भी आपके पास HC, है ना। थोड़ा सा 3D है, B उधर चला जाएगा लाइन के तो जस्ट पीछे आ जाएगा इसके, है ना। तो HA और HA इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है कि सर? 0 डिग्री। ऐसे है, ये आगे वाला और ये पीछे वाला,
एंगल आपके पास क्या हो गया यहाँ इन दोनों के बीच में 0 डिग्री। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको अपन कौन सा एंगल कहते हैं? डायहाइड्रल एंगल कहते हैं। तो सर इसकी दूसरी फॉर्म कौन सी है? ये आपके पास कौन सा एच है, ये आपके पास कौन सा एच है। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? मैक्सिमम डिस्टेंस इन दोनों के बीच की क्या होगी? मैक्सिमम डिस्टेंस मैक्सिमम होगी तो रिपल्शन क्या होगा? मिनिमम। और रिपल्शन मिनिमम होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। तो ये कौन सी फॉर्म होगी आपके पास? स्टेगर्ड। और ये कौन सी फॉर्म होगी आपके पास? लिस्ट। यहाँ पे देखिएगा सेम ग्रुप एक दूसरे के पीछे है, एच बी के पीछे, एच सी के पीछे, एच ए के पीछे, सेम टाइप ऑफ ग्रुप एक दूसरे के पीछे प्रेजेंट है। यानी कि यहाँ पे जो डायहाइड्रल एंगल होगा वो कितने डिग्री का? 0 डिग्री का। 0 डिग्री का होगा तो आपके पास रिपल्शन क्या होगा? ज्यादा। एनर्जी क्या हो जाएगी आपके पास? मिनिमम। और स्टेबिलिटी सॉरी एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? मिनिमम। तो इस फॉर्म को अपन कौन सी फॉर्म कहते हैं? एक्लिप्स फॉर्म। अब आपने क्या करा? इसको तो फिक्स रखा और इसको रोटेट कर दिया। इस आगे वाले कार्बन को तो फिक्स रखा, ये एक कार्बन एटम है जिससे 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड है, ये दूसरा कार्बन एटम है जिससे 3 हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड है। इसको आपने फिक्स रखा, इसको फिक्स रख के इसको आपने क्या कर दिया? रोटेट कर दिया। रोटेट कर दिया तो इसकी शेप आपके पास ऐसी आ गई। तो यहाँ पे क्या होगा? सेम टाइप के ग्रुप जो है उनके बीच में एंगल जो है वो 60 डिग्री का मानते हैं आप कि एंगल जो है वो आपके पास कितना होगा? 60 डिग्री का। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपके जो रिपल्शन है वो क्या रहेगा? मिनिमम। और एनर्जी भी क्या हो जाएगी? मिनिमम। और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। इस फॉर्म को अपन कौन सी फॉर्म कह देते हैं? स्टेगर्ड। तो एक तो आपके पास एक्लिप्स फॉर्म हो गई, एक आपके पास स्टेगर्ड फॉर्म हो गई। एक्लिप्स फॉर्म जो होती है वो आपके पास लेस स्टेबल होती है, स्टेगर्ड फॉर्म जो होती है वो आपके पास मोर स्टेबल होती है। तो स्टेबिलिटी का रीजन बता दिया कि क्या रीजन रहता है। यहाँ पे डायहाइड्रल एंगल 0 डिग्री और यहाँ पे डायहाइड्रल एंगल आपके पास क्या होता जाता है? इंक्रीज होता जाता है, जिससे इनकी स्टेबिलिटी भी क्या होती जाती है? इंक्रीज होती जाती है। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला था आपके पास कौन सा? इसको कौन सा फॉर्मूला कहते हैं? सोहास प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सोहास प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये फॉर इथेन है, एक कार्बन यहाँ आ गया, एक कार्बन यहाँ आ गया, इसको अपन C2H6 कह सकते हैं। कि सर प्रोपेन का कैसे बनाएंगे? तो देखिएगा कि सर प्रोपेन का सोहास बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? तो आइए अभी बता दीजिए। CH3 CH2 CH3। ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये दोनों आपके पास कार्बन आ गए। इसके पास हाइड्रोजन, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, ये इसका क्या हो जाएगा? स्टेगर्ड फॉर्म। एक्लिप्स फॉर्म आप एक का रोटेशन करवा दो, एक को फिक्स रख के, सॉरी ये इसकी एक्लिप्स फॉर्म। और स्टेगर्ड फॉर्म कौन सा हो जाएगा इसका? ये इसकी आपके पास स्टेगर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो एक फॉर्म आपके पास एक्लिप्स हो गई, एक फॉर्म आपके पास कौन सी हो गई? स्टेगर्ड हो गई। और ऐसे क्या करते हैं? सोहास फॉर्मूला बनाते हैं, सोहास प्रोजेक्शन फॉर्मूला। यहाँ पे एक और CH3 आ गया तो सर क्या करेंगे? एक और CH3 आ गया तो उसको यहाँ लगा दो, फिर और आ गया तो यहाँ लगा दो। मतलब आपको यहाँ पे तो कितने कार्बन आइटम कंसिडर कर रहे हैं? आपको 2 ही कार्बन आइटम कंसिडर कर रहे हैं। कि सर ब्यूटेन आ गया तो क्या करेंगे? तो CH3 CH2 और आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे CH3। तो ये दोनों कार्बन आइटम तो ये हो गए। यहाँ आपके पास कौन सी फॉर्म हो गई? सर एक्लिप्स। कौन सी फॉर्म होगी? ये आपके पास स्टेगर्ड फॉर्म। तो वो वाली क्या रहती है? ज्यादा स्टेबल। ये वाली क्या रहती है आपके पास? कम स्टेबल। ठीक है ना। तो अब कल की क्लास में अपन देखेंगे कि न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। एक तो आपके पास है सोहास, एक आपके पास है न्यूमैन। दोनों में ही स्टेगर्ड और एक्लिप्स फॉर्म होती है।
और दोनों के रिप्रेजेंटेशन का मेथड जो है वो आपके पास अलग अलग। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऐसा करते हैं, वहां पे रिप्रेजेंटेशन का तरीका जो है वो आपके पास थोड़ा डिफरेंट है। तो ये था सुहास में कैसे एक्लिप्स का फॉर्मेशन होता है और कैसे स्टेगर्ड का फॉर्मेशन होता है। कल की क्लास में अपन देखेंगे कि कैसे न्यूमेन में अपन एक्लिप्स और स्टेगर्ड फॉर्म का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।